मैं सदफ जस्ट मीडिया फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जस्ट मीडिया फाउंडेशन देश भर में अपने मीडिया के माध्यम से हाशिए पर रखे समुदाय के साथ खड़ा होता है। हम जस्ट मीडिया फाउंडेशन का उद्देश्य हाशिए पर रह रहे समुदाय की आवाज को बुलंद करना है। आज हम इस मीडिया स्पेस के माध्यम से कई ऐसे लोगों से बातचीत करना जा रहे हैं जो देश भर में अलग-अलग विषय पर काम करते आ रहे हैं। आज हमारे इस बुक डिस्कशन सीरीज में हमारे साथ हैं प्रोफेसर व राइटर डॉक्टर संतोष भदौरिया जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी डॉक्टर संतोष भदौरिया जी के बारे में। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर और राइटर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सर बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी प्राथमिक शिक्षा बुंदेलखंड क्षेत्र से हुई है। उसके बाद देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू से इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की है। सर की किताब आज बहुत चर्चा में है जिसका नाम है अंग्रेजी राज और हिंदी की प्रतिबंधित पत्रकारिता। आज हम इसी विषय में सर से बातचीत करने जाएंगे। वैसे इस किताब की कुछ अंक मैंने पढ़े हैं, कुछ चर्चाएं मैंने सुनी हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये किताब स्वतंत्रता संग्राम के समय की पत्रिकाओं के आधार पर है। किस तरीके से उस समय जब पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर प्रतिबंधित कर दिए गए थे, वहीं कई ऐसे पत्रकार और कहीं ऐसी पत्रिकाएं थीं जो मुगल साम्राज्य से लड़ने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। बाकी किताब पर आगे की चर्चा के लिए हम सर से सुनेंगे। तो सर, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी किताब के बारे में शुरू करें, अपने बारे में बताते हुए आज हमारे ऑडियंस को यहाँ पर ये बताएं कि इस किताब को लिखने का आपका उद्देश्य किस तरह से शुरू हुआ और कब आपने ये किताब लिखने के बारे में सोचा। शरफ खान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जस्ट मीडिया फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस विषय पर बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं उनका आभारी हूँ। जहाँ तक कि इस किताब की बात है और जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा कि जस्ट मीडिया फाउंडेशन हाशिए के समाज के स्वप्नों को, दुख दर्द को सामने लाने का, उनकी आकांक्षाओं को सामने लाने का, उनके सपनों के सामने लाने का काम करता है। दरअसल ये किताब भी उसी हाशिए में जो छूट गई चीजें थी उनको सामने लाने का एक प्रयास है। अमूमन जैसा आपने कहा कि मैं बुंदेलखंड के उस क्षेत्र से आता हूँ जिस गांव में मेरे 8वीं तक स्कूल था और वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी। और आज भी बुंदेलखंड को बहुत सारे पिछड़ेपन के साथ लोग टैग करते हैं और याद करते हैं। वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई, इलाहाबाद आया और इलाहाबाद के रास्ते में जेएनयू पहुंचा। जेएनयू के उस परिसर में मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो नहीं हुआ। यानी मुझे काम या रिसर्च ऐसी फील्ड में करना चाहिए जहाँ कुछ जोखिम हो, जहाँ कुछ खोजना हो, जहाँ कुछ प्रयास करना हो। तो एक ये मेरे मन में था कि, और मेरे जो वहाँ के गुरु थे नामवर सिंह जी, मैनेजर पांडे जी, केदारनाथ सिंह जी, इन सब के मार्गदर्शन से मुझे लगा कि कोई विषय ऐसा, और ये विषय मुझे सुझाया गया कि आज़ादी के आंदोलन को फिर देखना, उन पत्रिकाओं को दोबारा देखना, उनको रिविजिट करना। ये रिविजिट करना इसलिए भी जरूरी है कि आज जब चरम उपभोक्तावाद के दौर में हम वित्तीय पूंजीवाद की लगभग चपेट में हैं, हमारी स्मृतियां धूमिल हो रही हैं और इतिहास में जो भी हमारे काम की चीजें हैं उन पे धूल जम रही है, ऐसे समय में जब हम आर्थिक पराधीनता की तरफ फिर बढ़ रहे हैं, एक गुलामी से आजादी पाने, जो राजनीतिक गुलामी थी, आर्थिक गुलामी थी, अब उस तरह की गुलामी तो नहीं है मगर एक आर्थिक गुलामी का खतरा जरूर हमारे सामने है। और उसके साथ साथ अनेक खतरे हमारे सामने हैं जो हमारे समाज को बांटने के खतरे हैं, सांप्रदायिकता के खतरे हैं और कहीं ना कहीं हमारी अभिव्यक्ति पर भी खतरे हैं।
जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं। तो जरूरी है कि इतिहास के उस पन्नों की तरफ हम जाएं। और यही मेरे दिमाग में था कि जब पत्रकारिता लगभग बहुलांश में मुनाफे के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और टीआरपी के लिए लालायित है, वो घूम रही है, चीख रही है और चिल्ला रही है, तब पत्रकारिता का एक ऐसा दौर भी है जो अतीत में है, जो स्वाधीनता आंदोलन का दौर है, जहां हर एक लेखक पत्रकार है, संपादक है, और वो खतरे उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका जो सपना है, वो सपना गुलामी से मुक्ति का तो है ही, मनुष्य की मुक्ति का भी सपना है। और मनुष्य उस सारी जड़ताओं से, सारे जो समाज को पीछे ले जाती हैं, उनसे मुक्त होने का है। तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंजिंग जॉब है और इस पर कोई काम उस समय तक नहीं हुआ था। यानी हिंदी की वो पत्रिकाएं जो अंग्रेजों ने किसी न सामने ना, जो एक हितकर और प्रीतिकर हमारा समय है, जो पन्नों में दर्ज है, ये मेरे ख्याल से मेरे मन में था, ये भाव था जो मुझसे इस किताब को लिखवा पाया और वो किताब इस रूप में पाठकों के सामने आ सकी। जी सदर। सर, तो कितना समय लगा मतलब आपको इस किताब का, पहले तो विषय चुनने में और फिर इस किताब को लिखने में? देखिए, मेरे सामने विषय तो कई थे और कई विषय सुझाए गए थे, मगर ये विषय चुनने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं हुई। कारण ये था कि मैं, इतिहास मेरा ग्रेजुएशन में विषय रहा था, और इतिहास जब ग्रेजुएशन में पढ़ा था, एमए मेरा हिंदी लिटरेचर में था, मगर इतिहास में सबसे ज्यादा जो अपील करता था मुझे कोई पीरियड, तो वो पीरियड फ्रीडम स्ट्रगल का पीरियड। वो 100 साल, 1850 से 1947 तक का जो हमारा संघर्ष था, यानी 1857 में जो हमने एक पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, उसको लेकर अमूमन लगभग 100 साल का जो संघर्ष का था, जो प्रतिरोध का था, जो साहस के साथ अ, आजादी को पाने का संघर्ष था, वो था। तो इस किताब को लिखने में मुझे काफी समय लगा। इसको लिखा तो मैंने रिसर्च के दौरान था, फिर ये किताब अपने पहले रूप में सामने आई, फिर ये काम करते करते अब जा कर के ये पिछले वर्ष इस काम को मैंने, क्योंकि आर्काइव में जाना, उन पत्रिकाओं को खोजना, कुछ नई चीजें आ गई हैं तो उनको भी सामने लाना, तो इसको मुकम्मल तौर पर मैं पिछले साल तक इस पे काम किया। और ये मेरा उपनिवेश, प्रतिबंधन और प्रतिरोध हिंदी पत्रकारिता में, ये मेरा विषय है, मेरा फील्ड है। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, कुछ चीजें अभी भी मुझे मिल रही हैं, और भविष्य में मैं दूसरी किताब के रूप में उसको आगे लेकर के आऊंगा। जी। तो सर, क्या मतलब क्या ऐसी अलग बातें आपकी किताब में हैं जो बाकी चीजें आपने दूसरे रिसर्च पेपर आर्टिकल्स पढ़े उसमें आपको मिसिंग लगी, और उसके बाद आपने इस किताब में वो चीजें डाली हैं? तो कुछ ऐसे किस्से या कुछ ऐसे आ, उस दौरान के डेटा बेसिस पे जो चीजें हाईलाइटेड हो सकती हैं, जो आपकी किताब में ही केवल मिल सकती हैं, वो जरूर प्लीज हमसे साझा करें। सदब जी, मैं कह सकता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया, या जो इतिहास एज ए डिसिप्लिन का भी इतिहास लिखा गया, उसमें आजादी के आंदोलन के दौर के लाखों पन्ने मिसिंग हैं। और जब मैं लाखों पन्ने मिसिंग कह रहा हूं, तो वो सिर्फ पत्रिकाएं नहीं हैं, पत्रिकाओं के साथ साथ उपन्यास हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, पंपलेट हैं, उस दौर के कांग्रेस पार्टी की कार्रवाइयां हैं, चित्र हैं, कार्टून हैं, व्यंग्य हैं। यानी आप ये समझिए कि अभी भी भारत में लाखों पन्ने आर्काइव में पड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे दो दोस्त, सीडीएस से और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, तो दोस्त अभी लंदन गए थे। लंदन में जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, वहां से लाखों पन्ने जो प्रतिबंधित हुए हैं वो लेकर के आए हैं। तो दरअसल इस काम की अब शुरुआत हुई है, और इधर
ध्यान गया है लोगों का कि जो प्रतिबंधित साहित्य है, जिसमें हर विधा की सामग्री है, पत्रिकाओं में छपी है, वो प्रतिबंधित हुई है। एक एक बम क्या है, कविता के लिए एक पूरा अंक प्रतिबंधित हो जाता है प्रताप मैगजीन का, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। मैं बुंदेलखंड के एक पत्र का जिक्र करना चाहूंगा। आपने कहा उदाहरण देकर के बताइए कि इसमें क्या चीजें हैं, वो कहीं नहीं मिलता। मुझे मालूम हुआ कि बुंदेलखंड केसरी नाम का एक पत्र निकलता था जो हस्तलिखित था, और हस्तलिखित पत्र का अंक जो था 1932 का, वो प्रतिबंधित हुआ था। खोजते खोजते जब मैं पहुंचा तो नेशनल आर्काइव दिल्ली में उसकी मुझे फाइल मिली। उस फाइल को मैंने जब देखा कि हाथ से लिखी हुई कविताएं हैं, लेख हैं, कार्टून हैं, भारत माता का चित्र बना हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह कवर पेज में बने हुए, सारे कलम से बनाए गए हैं, स्याही से बने हुए हैं। और एक बुंदेलखंड में एक जगह है राठ, हमीरपुर जिले में, राठ तहसील में एक मगरौठ गांव है। मगरौठ में स्वतंत्रता सेनानी दीवान शत्रुघ्न सिंह ने लंदन से एक साइक्लो स्टाइल मशीन मंगाई थी। उस मशीन को दो लोगों को दिया था, रामगोपाल गुप्त और उनके एक साथी थे, और खंडहरों में बैठ करके उस पत्र को वो तैयार करते थे साइक्लो स्टाइल मशीन से। उसको वो साइक्लो स्टाइल प्रतियां बनाते थे। और दो हमारे दलित साथी, ये हाशिए के समाज की आप बात कर रही हैं, दो दलित साथी जो जराखर गांव के थे, रामदयाल और सुखलाल, वो रातों रात 20-20 मील तक पैदल चलकर उस बुंदेलखंड केसरी को लोगों के घर में पहुंचा देते थे। और गांव में चौपालों में रात में लालटेन की रोशनी में वो पत्र पढ़े जाते। बुंदेलखंड केसरी पत्र एसपी और कलेक्टर के बंगले तक पहुंचा दिए जाते थे। उसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि उसमें अंग्रेज सिपाही और दरोगा है। तो दरोगा कहता है कि कमबख्त, ये शब्द है कि कमबख्त बुंदेलखंड केसरी ने नाको दम कर रखा है, इसका पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ छपता है और कौन लोग छापते हैं। पहला जो सिपाही है वो कहता है कि साहब हमने सुना है कि ये कुएं में छपता है, और जब कुएं के अंदर छापा जाता है तो इसमें कबूतर के बोलने की आवाज आती है। दूसरा सिपाही कहता है कि हमने सुना है कि ये पेड़ की डाल पर बैठ करके इसको छापा जाता है। तो ये किस्से हैं, ये उस साहस के, उस जोखिम के किस्से हैं जो हमारे लोगों ने उस दौर में, जहां अंग्रेज शब्द की सत्ता को समझते थे, उसकी ताकत को समझते थे, और उस ताकत को अपने हाथ में लेकर के लगातार हमारे जो कलम के सिपाही थे, जो जो लगातार चाहते थे, जिनकी इस किताब के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि कलम आज उनकी जय बोल के रूप में ये पुस्तक आपके सामने है। जी। फिर तो मतलब आपने इतना लंबा इतिहास पढ़ा, उसमें से इतनी बारीक वाली चीजें निकाली जो आपकी किताब को बाकी किताबों और बाकी कंटेंट से अलग बनाती है। इस बीच मतलब आपके मन में एज अ राइटर, एज अ रिसर्चर, या खुद भी हम उसी दौर से निकले हुए लोग हैं, हम भारतवासी हैं सबसे बड़ी बात, तो इतिहास को जो आपने फील किया और समझा, तो आपके मन में ऐसी क्या अलग चीजें उस टाइम पे चल रही थी जब आप किताब लिख रहे थे? देखिए, सामग्री तो मेरे पास बहुत थी, और मैं इसके लिए नेशनल आर्काइव दिल्ली, सप्रे संग्रहालय भोपाल, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, चूंकि मेरे पास एक सुविधा थी कि मेरे पास फेलोशिप थी, और फेलोशिप के लिए मुझे यात्रा करने में, क्योंकि बगैर यात्राओं के, बगैर आर्काइव में जाए हुए, कठिनाई ये थी कि उस दौरान नेशनल आर्काइव में हमको फोटोकॉपी की सुविधा नहीं थी। आपको निश्चित पन्ने दिए जाते थे कि आप इतने परसेंट पन्ने फोटोकॉपी कर सकते हैं, उसका कवर पेज नहीं ले सकते, उसके कार्टून और चित्र की फोटो नहीं ले सकते, और बहुत मुश्किल से वो बैठ करके रजिस्टर में पूरी इबारत को नोट करना होता था। तो पहली कठिनाई तो मेरी ये थी कि जो संघर्ष का दौर है, जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो प्रतिरोध रचती हैं, जो अंग्रेजों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण का खुलासा करती हैं। क्योंकि पूरी पत्रिकाओं को हम हूबहू नहीं छाप सकते थे, उसमें कैटेगराइज करना होता था कि आर्थिक प्रश्नों को कौन सी रचना उठा रही है, कौन से लोग हैं जो हमारे सामाजिक कुरीतियों को, विडंबनाओं को, या हमारे पिछड़ेपन को उजागर कर रही हैं।
ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो स्त्री के हक और हुकूक की बात कर रही हैं और स्त्री को भी शिक्षित करने की बात कर रही हैं, बाल विवाह के खिलाफ हैं, विधवा पुनर्विवाह को वो प्राथमिकता दे रही हैं। तो इस तरह से हमने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को अलग अलग किया, और उस प्रश्नों के आधार पर हमने उन पत्रिकाओं के अंकों से चीजों को नोट किया, उतारा, और फिर उसको कंपाइल करके, और बहुत सारी जो, क्योंकि पत्रकारिता के इतिहास पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, मगर मैं समझता हूं कि हिंदी की प्रतिबंधित पत्रकारिता पर ये पहली मुकम्मल पुस्तक इस रूप में है कि ये इसी पर केंद्रित है, और उन अंकों के प्रतिबंधन पर। क्योंकि जब हमने होम पॉलिटिकल फाइलें देखी, हमने जाकर के उनके गजेटियर देखे, तो उन्हीं पत्रिकाओं को हमने चुना जिनका गजेटियर और होम पॉलिटिकल फाइल्स अब लेखागारी रिफरेंस मिल गया कि किस कलेक्टर की जगह किसके द्वारा कब प्रतिबंधित की गई। क्योंकि अगर सुने सुनाए के आधार पे हम मान लें कि फला चीज, जैसे कि सैनिक जो कि आगरा से निकलती थी, स्वदेश जो कि गोरखपुर से था, विप्लव यशपाल निकालते थे, लखनऊ की पत्रिका थी, अभ्युदय इलाहाबाद से था, स्वराज था। तो इस तरह से आप देखिए कि बहुत सारी पत्रिकाएं थी, अलग अलग शहरों से निकलती थी। और स्वराज जो इलाहाबाद का पत्र हुआ करता था, वो एक विज्ञापन, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। वो विज्ञापन में कहते हैं, हमको एक अदद संपादक चाहिए, वेतन के रूप में 2 सूखी रोटी और 1 लोटा ठंडा पानी, और बोनस के रूप में जेल की हवा। ये विज्ञापन आता था स्वराज पत्रिका का, और उसके बावजूद संपादक मिलते थे। एक संपादक जेल जाता था, दूसरा संपादक पुनः आ जाता था, और बहुत सारे लोगों ने जेल से भी अखबारों को निकाला। एक 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 हिंद राजस्थान नाम से एक छोटा सा अखबार था जो धौलपुर से निकलता था। अब देखिए कि अंग्रेज तो शोषण कर ही गए थे। जब उस दौर के जो रजवाड़े थे जो अंग्रेजों के साथ, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देखिएगा तो वहां दोहरा शोषण इसलिए था कि अंग्रेज भी थे और रजवाड़े भी थे, रियासतें भी थी, और वो दोनों मिलकर के तो हिंद राजस्थान धौलपुर में इन रियासतों रजवाड़ों की पोल खोल अभियान चलाता था, और एक बार में एक रजवाड़े के पोल खोलता था। और जब धौलपुर के राजा ने बंदिश लगाई और उनको मना किया कि आप नहीं छाप सकते हैं, तो अपना पूरा प्रेस उठा करके वो झांसी में आ गए। और झांसी आने के बाद फिर सिंधिया जो राजा थे ग्वालियर की, उनकी पोल खोलने लगे। यानी हम काम करेंगे, हमें आप प्रतिबंधित करेंगे, सजा देंगे, तो जेल, जब्ती और जुर्माने के एक लंबा सिलसिला है। और अभी बहुत सामग्री है, बहुत लोगों को काम करने की जरूरत है। मैंने हिंदी में काम किया है, मैंने अपने दोस्तों से कहा है जो उर्दू पढ़ते पढ़ाते हैं, स्कॉलर हैं, कि मैं ऐसे लगभग 50 रेफरेंसेज बुक्स और मैगजीन्स आपको उर्दू की दे सकता हूं जिन पर काम होना चाहिए। और हिंदी से ज्यादा उर्दू की रचनाएं प्रतिबंधित हुई हैं। आप अंगारे को लीजिए, अंगारे जो कहानी संग्रह था, जिसमें रशीद जहां वगैरह की कहानियां छपी, और वो अंगारे प्रतिबंधित किया गया, पूरी किताब प्रतिबंधित की गई जो कि कहानियों का संग्रह था। तो ऐसी बहुत, और उर्दू में था, अब हिंदी में आ गया है वो, मगर उर्दू में था। तो उर्दू में सामग्री है, इसके अलावा अंग्रेजी में है, हिंदी में है, बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, यानी जितनी भारतीय भाषाएं हैं उसमें लाखों पन्ने अभी आर्काइव में धूल खा रहे हैं, पड़े हुए हैं, उसका डिजिटल फॉर्म नहीं है। और जब आप जाइए तो वो बहुत जर्जर अवस्था में मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस किताब लाने का एक मकसद और भी था मेरा, कि जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो रिसर्च में संलग्न है, इन्वॉल्व है, और कुछ अलग रिसर्च करना चाहती है, वो फील्ड को चुने। और कुछ तो ऐसे, मैं रिसर्च तो इस बात पे हो सकता है कि जो प्रतिबंधित हो गए कार्टून हैं, जो व्यंग हैं, जो सटायर हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं, वो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किए हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल काम था,
मगर मुश्किल काम को करना चाहिए, उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता का जो हाल है, जो इस समय देख रहे हैं, उससे उम्मीद बनती है कि शायद इन पन्नों पर, इस अतीत पर हम जाएंगे तो कुछ नई चमक और नई आभा के साथ हम एक अच्छी दिशा में संलग्न हो सकेंगे, ये सदर। जी। बिल्कुल सर। मैंने जितना भी आपकी किताब में जो भी देख पाई, मैं पढ़ पाई, उसमें मुझे एक इंसिडेंट याद है जो 1907 का है। और स्वराज साप्ताहिक करके जी। जो एक पत्रिका थी, उसके इलाहाबाद। 8 एडिटर को लगातार जेल भेजा जा रहा था, और एक के बाद एक लोग जेल जा रहे थे लेकिन अपना काम बंद नहीं कर रहे थे। तो आज के जो भी हमारे दर्शक हैं, खासकर हमारा जो जस्ट मीडिया है, वो पत्रकारों के साथ ही जुड़ा हुआ है, युवा पत्रकारों के साथ काम करता आ रहा है। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ये कहानी या ये इंसिडेंट मुझे नहीं पता था और मुझे किताब के माध्यम से पता चला, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, नई चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम किताबें हैं। सर की ये बहुत अच्छी किताब है जो हम सभी को पढ़नी चाहिए। और वर्तमान में जो पत्रकारिता की स्थिति है, वर्तमान की जो सरकार के द्वारा जो पत्रकारों की स्थिति कर दी गई है कि आए दिन भारत जैसे देश में पत्रकारों का मर्डर हुआ जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी हम देखें तो कितनी बुरी तरीके से एक पत्रकार को मार दिया गया, वो भी एक लोकल रिपोर्टर को मार दिया गया। तो वही है कि हिंदी पत्रकारिता प्रतिबंधित है, ये तो मतलब हम किताब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली भी फील करें तो ऑफ कोर्स हिंदी पत्रकार भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित है, क्योंकि हमारी लिखने और बोलने की आजादी एक लिमिटेशन के साथ तय कर दी गई है। तो मेरा एक इस पे भी आपसे सवाल जरूर रहेगा सर कि वर्तमान में जो पत्रकारों की स्थिति है, और हिंदी पत्रकारों की, खासकर जो हिंदी में काम कर रहे हैं, हिंदी अखबारों के पत्रकार हैं, जो हिंदी वेबसाइट्स के साथ काम कर रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? और क्या आप बदलाव देख पा रहे हैं उस दौर में और अभी के दौर में? सदर जी देखिए, जो पूरा सिलसिला है, जब से हमारे पास प्रेस आया, प्रिंटिंग आई हमारे पास, और हमने इस हुनर को, इस हुनरमंदी को सीखा, कुछ लोगों ने अपने पास से पैसे लगाए और एक मिशन के रूप में पत्रकारिता की इस देश में शुरुआत हुई। ये बिल्कुल। संयोग कहिए कि जिस समय अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उसी के पहले 1600 के आसपास हमें प्रेस आया। और प्रेस जो आया, जो प्रिंटिंग तकनीक आई, वो तकनीक भी पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जो लाए थे, वो अपने मिशनरीज पर्पस से लाए थे, क्योंकि उनको अपने अ, धर्म का प्रचार करना था। मिशनरीज को कुछ पुस्तिकाएं जी। छापनी थी। तो उसको जब भारतीयों ने ये महसूस किया कि ये जो शब्द है, इसको हम किस तरह से छाप के लोगों तक बढ़ा सकते हैं, नवजागरण हो सकता है, पुनर्जागरण हो, तो पत्रकारिता दरअसल मिशन के रूप में शुरू। और वो मिशन में सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं थी। उस मिशन में दरअसल ये शामिल था कि हमें और बहुत सारी गुलामियों से भी मुक्त होना है। और उनमें से एक गुलामी ये भी थी कि उस समय अभिव्यक्ति का बड़ा संकट था। अगर हम कहें कि अंग्रेजों के समय स्थितियां फिर भी बहुत कुछ बेहतर थी, कि हम किसी ना किसी तरीके कर ले जा रहे थे, मगर आज बिल्कुल। ठीक उल्टी है। क्योंकि अब हमारी पत्रकारिता मिशन से मुनाफाखोर हो गई है। और जब कोई चीज मुनाफाखोरी पे आ जाती है, तो और मुनाफा के चक्कर में, और पूंजी के चक्कर में, तो दरअसल पत्रकारिता पूंजी के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। और उसमें जो कुछ भी लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, जो ट्रांसपेरेंस हैं, जो साहसी लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, जिनकी मौत हो रही है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको निकाला जा रहा है संस्थानों से, यानी सच कहना और सच को सच की तरह से कहना, तो सच को सच की तरह से कहने का एक बड़ा संकट है। और ये संकट सिर्फ किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी संस्थान का नहीं है, ये संकट पूरे समाज का संकट है। आज एक अलग तरह के, जिस बहुसंख्यकवाद की हम आ, खतरे हमारे सामने मंडरा रहे हैं, कि जो भी संख्या में कम है उसके लिए जी। बहुत सारी सहूलतें नहीं है। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है? रैदास ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न।
हम वेलफेयर स्टेट की बात लेकर के आए थे संविधान में 77 साल पहले, जब हमने कहा था कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकार करते हैं। तो उसका मतलब था सबके लिए रोटी, सबके लिए कपड़ा, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए छत, और उसमें एक बराबरी का समाज का सपना हमने देखा था। मगर हमारी पत्रकारिता पूंजी के कब्जे में है, और वो पूंजीपतियों की बात कर रही है। यानी हमारी जो बात है वो पत्रकारिता में कहीं नहीं। ये फरेब है कि हम समझें कि पत्रकारिता में हमारी बात कही जा रही, दरअसल हमारी बात कहीं नहीं है। हमारे लिए वहां स्पेस ही नहीं है, और वो स्पेस लगभग खत्म कर दिया गया है। मगर कहा गया है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मर जाना। हमने गुलामी से मुक्त होने का सपना देखा था, वो पूरा हुआ। सपने छोटे हों या बड़े हों, ख्वाब देखने चाहिए। और आज मैं अपनी युवा पीढ़ी से यही कहता हूं कि एक छोटा सा सपना पालिए, अपनी अभिव्यक्ति को बचाने का। अपने पड़ोस में किसी की अभिव्यक्ति बाधित हो रही है तो उसको बचाने का, किसी के लिए हाथ बढ़ाने का, किसी के मदद का। क्योंकि जो मूल्य हैं वो परोपकार के हों, दया के हों, करुणा के हों, ये हमारे मूल्य सदियों में हमने अर्जित किए हैं। उन मूल्यों को बचाए रहना। क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 का जो आंदोलन हुआ, उसमें एक अखबार निकलता था दिल्ली में। उस समय लगभग 400 हस्तलिखित पत्र निकलते थे 1857 में। और उस समय उर्दू में एक पत्र निकलता था, पयामे आजादी, जो बेदार वक्त निकालते थे। और उस पयामे आजादी को जो छापते थे, उसके जो संपादक थे, उनको पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसके संपादक और प्रकाशक थे। और उससे आगे की बात ये हुई कि पयामे आजादी के पाठकों के यहाँ जहां जहां वो पत्र मिला, उन रीडर्स को, पाठकों को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुन करके कि एक वो समय था कि, मगर जो आज के जो प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध अलग तरीके से। क्योंकि आज फौज नहीं है, आज अंग्रेज नहीं है, मगर आज हमें बोलने में, अपने को अभिव्यक्त करने में अनेक तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये बात भी इस पर जोड़ना चाहूंगा अपने युवा साथियों से, जो पत्रकार और मीडिया में लोग हैं। बहुत साहसी बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर उनसे मेरा ये कहना है कि किताबों से वास्ता रखिए, किताबों से दोस्ती कीजिए। सफदर हाशमी साहब की कविता है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, आपके पास रहना चाहती हैं। ये किताब भी आपके पास रहे, इससे उस दौर को, 100 साल के दौर को समझें। और बहुत रेयर, कम से कम इस किताब में आप देखेंगी, अंतिम में जाकर के पेज पलटेंगी तो 385 रेफरेंसेस दिए गए। और इन रेफरेंसेस को जुटाने के लिए कितनी किताबें, कितने आर्काइव्स, कितनी फाइलें देखी गई। मैं कहता हूं कि मैंने एक कदम बढ़ाया उस ओर। अगर हर भाषा को लेकर के कोई एक भी हमारा मीडिया कर्मी, रिसर्चर एक एक कदम बढ़ाएगा तो शायद ये काफिला बनेगा। और इसी रास्ते से हम जो अभिव्यक्ति हमारी, या किसी भी तरह के हमारे हक और हुकूक मारे जा रहे हैं, उसके लिए हम चेतस होंगे, जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, और एक साथ आकर के इससे पार पाएंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी सत्ता हो, किसी भी समय की सत्ता हो, उस सत्ता का मुखापेक्षी साहित्य नहीं रहा है, उसने प्रतिरोध को रचा है। और वो प्रतिरोध अपने अपने तरीके से रचा जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन परेशानियों से मुक्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा लंबा सफर नहीं होगा, और हम मुक्त होंगे इससे। जी सर। बिल्कुल, आपकी पूरी बातचीत पे मुझे इमरजेंसी का दौर याद आ रहा है कि उस टाइम पे भी बहुत सारी प्रतिबंधताएं थी, सेंसरशिप थी, और उसके बावजूद भी हम आज़ाद हुए या इमरजेंसी खत्म हुई। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस दौर में चल रही हैं, और हम सबको उससे डरना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हम सब एक मायने में लकी हैं कि हम उसके सामने खड़े हुए हैं, हम खुद उसको देख पा रहे हैं, ना कि हम जो किताबों में इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो हमारा दौर है वो भी कई बार किताबों में लिखा जाएगा, और हम इस दौर में
अपना जो भी योगदान दे पा रहे हैं थोड़ा बहुत ही सही, किसी भी स्तर पे है, किसी भी वर्ग के साथ है, किसी भी स्थितियों में है, लेकिन हम इस दौर को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा पा रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसका हम सबको हिस्सा बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मतलब सर ने तो ऑलरेडी इतनी सारी बातें की ही हैं, और बाकी की बातें आपको हमें इस किताब के माध्यम से जानने को मिल सकती हैं। तो सर की ये किताब काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट्स पे, अमेजोन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में इन किताबों का लिंक मिल जाएगा। तो आप जरूर इन किताबों को मंगाएं और इस किताब को पढ़ें। खासकर इस किताब की जो खासियत है वो यही है कि आज तक जो छुपा के रखा गया है, आज तक जो मिटाने की कोशिश की गई है, वो इस किताब के माध्यम से उजागर की गई है। सर मेरा एक आखिरी सवाल जरूर आपसे ये रहेगा कि वर्तमान में जैसे मैं खुद बुंदेलखंड से हूँ, मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ से आप निकले हैं। और दूसरी बात कि मैं एक महिला हूँ, महिला के होने के नाते मैं एक मुस्लिम परिवार की महिला हूँ और पत्रकार हूँ। और उसके बाद आज के इस समाज के वर्तमान स्थिति में बहुत सारी चीजें देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ। कई बार अपने डर से, परिवारों के डर से हम सहम जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो खासकर महिलाओं को और लड़कियों को लेकर जो पत्रकारिता है उस पर आप हमें क्या सीख के नाते देना चाहेंगे, और युवाओं के लिए भी आपका क्या मैसेज रहेगा? निश्चित तौर पर अभी हमारा समाज सदैव इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो एक पुरुष के बराबर एक स्त्री को आ, समानता दे या उतनी आजादी दे। आज बिल्कुल। भी क्या कारण है कि हमें 21वीं सदी के 25वें साल में या उसके पहले के सालों में बिल्कुल। पिंजरा खोल जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ती है। और एग्जैक्टली। क्यों हमें कहा जाता है कि हमारी घड़ी, हमारी सुइयां निश्चित है, इतने बजे के पास आना। सिमोन द बुआर ने कहा है, बहुत पहले कहा है, नारीवादी आंदोलन का पूरा जो दौर है 100 साल के ऊपर का दौर हो गया। 2009 में हम नारीवादी आंदोलन के, प्रतिरोध के आंदोलन के 100 साल पूरे कर चुके। सिमोन द बुआर ने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। और ये बनाना, दरअसल इंसान नहीं बनाया जाता, दरअसल बनाती तो वस्तुएं बनाई जाती। तो हमने जो वस्तुकरण किया है एक स्त्री का, वो इसीलिए किया है कि पितृ सत्ता, धर्म सत्ता और राज सत्ता, इस गठजोड़ को समझना जरूरी है। और ये पितृ सत्ता, धर्म सत्ता, राज सत्ता हर दौर में मिलकर के इन्होंने तीनों ने स्त्री को किसी ना किसी तरह से कंडीशन किया है, उनका अनुकूलन किया है, उनके लिए आचार संहिताएं गढ़ी हैं। मगर ये आचार संहिताएं तोड़ी जा रही हैं और ये आचार संहिताएं नकारी जा रही हैं कि नहीं, मनुष्य की आचार संहिता होनी चाहिए और हम सब मनुष्य एक हैं। और सिर्फ बिल्कुल। मनुष्य ही क्यों, हमारा हमारा अतीत तो इतिहास तो ये कहता है कि मनुष्य के साथ साथ दुनिया के जितने भी लोग हैं, मुल्क हैं, किसी भी तरह की गैर बराबरी, वो जेंडर बेस्ड हो, कास्ट बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो या क्षेत्र विशेष का रीजन बेस्ड हो, हम किसी भी तरह की बाउंड्रीज जो बनाई गई हैं उनको हमें नकारना चाहिए। हमारे युवाओं में ये समझ पैदा होना चाहिए कि जो हमसे संख्या में कम है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका बना रहना। क्योंकि हिंदुस्तान की जो ताकत है वो उसकी डाइवर्सिटी है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहना चाहता हूं कि जब हम आजाद हुए तो देश का बंटवारा हुआ और बहुत बहुत ही तकलीफ देह वारदातें हुई, और खासकर उसमें स्त्रियों के साथ बहुत बहुत गलत बर्ताव हुए उस बंटवारे में, दोनों तरफ। और इसके बाद दो पार्टियों ने ये समझा जो रिलीजन बेस्ड थी कि हम तो चुनाव में जब आएंगे तो हमारी फसल लहलहाएगी, और हमने इतनी नफरत बो दी है कि उससे हमें फायदा होगा। 52 में, 1952 में पहले आम चुनाव होते हैं। जवाहरलाल नेहरू पब्लिक के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। वो रेल से जाते हैं, रोड से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, इवन की हाथी में बैठ के भी कुछ सभाओं में जाते हैं। रामचंद्र गुहा जी ने उस पर काम किया। अंत में नेहरू एक सवाल करते हैं पब्लिक से, आवाम से, कि आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए।
आपको हिंदुस्तान गुलदस्ते जैसा चाहिए जिसमें हर एक रंग का फूल खिला हो, खूबसूरत गुलदस्ता जैसा, या आपको एक रंग का हिंदुस्तान चाहिए? और लोगों ने हाथ उठा के कहा कि नहीं, हमको गुलदस्ते जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और 52 के चुनाव में नेहरू मेजॉरिटी के साथ आते हैं। डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। स्त्रियों के लिए मुश्किलात हैं, हर सोसाइटी में है, हर रिलीजन में है, मगर वहां से राना अयूब जैसी पत्रकार निकल के आ रही हैं जो 23-24 साल की उम्र में गुजरात फाइल जैसी किताब लिख देती और अपने खतरे उसमें लिखती। कितने लोग हैं जो इस समय आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सदब, आप बहुत अच्छा, और ये जो फील्ड आपने चुना है, जिस क्षेत्र से आप आती हैं, जस्ट मीडिया फाउंडेशन जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह के और प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए युवा लोगों को, नए लोगों को, और इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। कहीं भी इस तरह की अगर जाति हो रही है उसको नोटिस लेना चाहिए, आवाज बननी चाहिए एक। और मैं समझता हूं कि स्त्रियां अब बनाई नहीं जाएंगी, अब स्त्रियां पैदा होंगी, पिंजड़े खोलेंगी, आजाद होंगी, और उनका अपना आकाश होगा, अपनी जगह होगी। स्त्री का भी अपना देश होगा, स्त्री का भी अपना घर होगा, और वो बनेगा निश्चित तौर पे। इसलिए सपने देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, और वो बनेंगे। मैं समझता हूं कि जो सपने छूट गए थे आजादी के आंदोलन में, जो सपने फाइलों में थे, उन सपनों को, उन ख्वाबों को, उन तकलीफों को निकाल करके मैं इस किताब के रूप में लाया हूं। और जस्ट मीडिया फाउंडेशन ने इस किताब को दर्शकों तक, श्रोताओं तक, लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। ये आप सब लोगों की वजह से संभव हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बातचीत, और कोई सवाल हो किसी का, कोई सवाल तो बाद में आपके पास आएंगे ही। तो मेरी बातचीत इतनी थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब आपकी जो लास्ट बात है वो जिंदगी भर मैं याद रखना चाहूंगी कि अ, अब जाके स्त्रियां बनाई नहीं जाएंगी, स्त्रियां पैदा होंगी। और मुझे लगता है कि हम उस दौर में आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं हर स्तर पे, हर वर्ग के द्वारा, हर प्लेटफॉर्म के द्वारा इस चीज की शुरुआत हो चुकी है कि स्त्रियों, खासकर स्त्रियों का जो संघर्ष है, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और हम जैसी महिलाओं को, लड़कियों को हौसला दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि जस्ट मीडिया फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और कमेंट में हमें बताएं कि किस तरीके से आप सोचते हैं, किस बातचीत को आप समझना चाहते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज में उसके इर्द गिर्द अपनी बातचीत प्लान करने की कोशिश करेंगे। और सर ने आज अपना इतना सारा समय दिया केवल इसलिए कि हम सबको वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वही स्थितियां कहीं एक लंबे दौर के बाद शायद हम कह सकते हैं कि दोबारा आई हैं या आ सकती हैं। ये स्थिति भारत देश ने ऑलरेडी फेस कर ली है, और उससे हम उभर कर वापस आए भी थे। और हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने हौसले पर कायम रहना चाहिए, और हर स्तर पर हर किसी की मदद और साथ देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। और बने रहिए जस्ट मीडिया फाउंडेशन के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।